स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स का यूनिट सेकंड का पार्ट ए, जिसमें आपको पढ़ना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप एचएपी में भी पढ़े होंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो इनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, तो आप सिंपली कहोगे कि हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ जाना, यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जनरली आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में दो तरह की मेजरली नसें पाई जाती हैं, एक होती है वेन्स और एक होती है आर्टरीज़। वेन्स का काम क्या होता है? हमारे पूरे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। और आर्टरीज़ का काम क्या होता है? हार्ट के द्वारा पंप किए ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। यानी जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज़ में हमको देखने के लिए मिलता है जब हार्ट ब्लड को पंप करता है एक प्रेशर के साथ। तो जैसे अगर ये हमारी आर्टरीज़ है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो इस ब्लड के द्वारा इस आर्टरीज़ की वॉल पे, यानी इसके जो दीवार है ये, इस पे लगाया गया एक प्रेशर होता है, यही ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है। तो अभी हमने देखा कि हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी का बढ़ जाना। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम डायरेक्टली ये कहें कि बीपी का बढ़ जाना ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कहलाता है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये लॉन्ग पीरियड तक अगर रहता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने को हम हाइपरटेंशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को ही हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि हाइपरटेंशन इज़ अ कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ ब्लड ऑन आर्टरीज, यानी ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल पे लगाया गया एक प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी वही कि हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है वो लंबे समय तक अगर बना हुआ है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट इज़ 120/80 mmHg। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अडल्ट का कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। लेकिन हाइपरटेंशन के केस में क्या हो रहा है? ये ब्लड प्रेशर बढ़ के 140 या 140/90 mmHg या उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी के बारे में देखते हैं, क्या कारण है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें पहला है डाइट। जैसे आप सभी ने सुना ही होगा कभी ना कभी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस नमक में जो सोडियम प्रेजेंट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, सॉल्ट में बेसिकली होता क्या है? NaCl, यानी सोडियम और क्लोराइड होता है। तो इस सॉल्ट में जो सोडियम होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर हम ऐसा डाइट खा रहे हैं जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है अल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब का सेवन करना।
जनरली जब जो लोग अल्कोहल का ज़्यादातर सेवन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उनका भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जो अल्कोहल होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। यानी अगर हमारा ब्लड वेसल पहले चौड़ा था, इसके अंदर से ब्लड बह रहा है, तो अल्कोहल के कंजम्पशन से होगा क्या कि ये जो आर्टरीज़ हैं ये पतली हो जाएंगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसके वजह से इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका प्रेशर बढ़ना ही क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो अल्कोहल के कंजम्पशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी यानी मोटापा। जनरली जो लोग ओवरवेट होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, उनमें हाइपरटेंशन होने का खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि इसमें भी सेम कंडीशन वही है जी, ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनमें फ़ैट का डिपोजिशन हो जाता है। फ़ैट का डिपोजिशन हो जाने की वजह से इसके अंदर से जो ब्लड बह रहा है उसको कम स्पेस मिलता है फ़्लो करने के लिए, और इस पे वॉल पे प्रेशर लगता है ज़्यादा, तो इससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और हाइपरटेंशन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जनरली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जो नसें होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके वजह से हाइपरटेंशन होने का रिस्क रहता है। और लास्ट है फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी जनरेशन में हाइपरटेंशन का केस देखा गया है तो पॉसिबल है कि वो आने वाली जनरेशन्स में भी देखा जा सकता है। यानी अगर आपके फादर मदर में या फिर ग्रैंडफादर मदर में हाइपरटेंशन का केस था, तो पॉसिबल है कि आपकी जनरेशन में या आपके आगे आने वाली जनरेशन में भी हाइपरटेंशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन से जनरली कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, इनसे क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहला है सीवियर हेडेक, यानी तेज सिर दर्द रहेगा, चेस्ट पेन रहेगा यानी सीने में दर्द रहेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़ यानी नाक से खून आएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगा, और हमेशा उस पेशेंट को कन्फ्यूजन बना रहेगा, यानी उसके सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमको हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी इसको दवा के बिना कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उस केस में आएगा कि उसको दवा से कैसे मैनेज हम कर सकते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दवा के बिना उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस, यानी आप अपनी डाइट को चेंज करेंगे। अपने डाइट में जो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ले रहे थे, एक्स्ट्रा नमक ले रहे थे, उसको कम करना है, ठीक है। सॉल्टी फूड्स का इंटेक हमको कम करना है, तो हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड है एक्सरसाइज, यानी हमने उसकी इटियोलॉजी कारण में भी देखा कि मोटापे की वजह से भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली अगर आप करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, तो आप हाइपरटेंशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है स्टॉप स्मोकिंग। जैसा हमने उसके कारण में देखा कि स्मोकिंग करने से भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क है, तो अगर हम स्मोकिंग बंद कर दें, यानी धूम्रपान करना बंद कर दें, तो उस केस में भी हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल के कंजम्पशन से भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क हो रहा था, क्योंकि वो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा था, पतला कर दे रहा था। तो अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन स्टॉप करते हैं, बंद कर देते हैं, तो उस केस में भी हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट है स्ट्रेस का मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे जनरली हम जब स्ट्रेस में रहते हैं, जब कुछ टेंशन में रहते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम स्ट्रेस को भी मैनेज कर दें, यानी तनाव को भी कम कर लें, तो हम हाइपरटेंशन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपने इसमें देखा, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
इसकी डेफिनेशंस और क्या इसके मेजर्स हैं। जनरली नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या कारण हैं होने के, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसको दवा के बिना कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डिसीज़ की अगर हम बात करें तो ये है एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसे देखने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। जनरली आपको पता ही होगा कि हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए। तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई जाता होगा किसी न किसी आर्टरी से। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, इसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब किसी कारणवश अगर हार्ट को, हमारे हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, अगर हमारे हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है किसी कंडीशन की वजह से, तो एक चेस्ट पेन के रूप में, यानी सीने में बहुत तेज़ दर्द के रूप में एक सिग्नल आता है। उसी सिग्नल को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। यानी एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब हमारे हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में हार्ट एक सिग्नल देता है एक दर्द के रूप में, जो हमको हमारे चेस्ट में फील होता है। तो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यानी ये क्या है, एक तरह का चेस्ट पेन है, यानी सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। और क्यों होता है, बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू दी हार्ट, यानी हमारे हार्ट के पास पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लड पहुंचने का मतलब है पर्याप्त ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा है अपने काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ऑकर्स व्हेन द हार्ट डजंट रिसीव इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। जैसा हमने पहले देखा कि अगर हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं मिलेगा तो एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन हमको देखने के लिए मिलेगा, यानी हमारे चेस्ट में बहुत तेज़ पेन होगा। उसी पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑफन ऑकर्स ड्यू टू नैरोड और ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज। नैरोड या ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज, जैसा मैंने अभी बताया कि हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है उसे कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। यानी अभी इसी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए, किसी कारणवश ब्लॉकेज हो जाए, यानी वो आर्टरी बंद हो जाए, कोई क्लॉट उसमें जमा हो जाए, कोई खून का थक्का लग जाए उसमें और वो उस आर्टरी को ब्लॉक कर दे, या फिर वो आर्टरी पतली हो जाए, नैरो हो जाए, तो उस कंडीशन की वजह से हार्ट को ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, यानी पर्याप्त ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा। पर्याप्त ब्लड नहीं मिलेगा तो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और उस कंडीशन में चेस्ट में एक पेन डेवलप होता है। इसी पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसकी इटियोलॉजी यानी कारण के बारे में देखेंगे, क्या क्या कारण है एंजाइना पेक्टोरिस होने के। तो इसमें पहला है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, यानी वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज़ है, कोई कंडीशन है, तो उस वजह से भी ब्लड को कम सप्लाई जाएगा ऑक्सीजन का, और उस केस में एंजाइना पेक्टोरिस कॉज हो सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में भी एंजाइना पेक्टोरिस होने का रिस्क है, क्योंकि हाइपरटेंशन में जनरली हो क्या रहा है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो गई हैं पहले के मुकाबले। अगर पहले मोटी थी तो वो इस समय पतली हो गई हैं। इनमें जो ब्लड बह रहा है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ बह रहा है और कम बह रहा है। तो अगर ब्लड इसमें कम बह रहा है तो हमारे ऑर्गन्स को भी ब्लड कम मिलेगा, और उस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस होने का रिस्क है। थर्ड है ओबिसिटी, यानी ओबिसिटी में भी हमने हाइपरटेंशन में देखा। ओबिसिटी से क्या हो रहा था, जनरली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें फ़ैट का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाने की वजह से ये इसके जो अंदर ब्लड बह रहा है उसके लिए कम स्पेस मिलता है जाने के लिए। तो अगर कम स्पेस मिल रहा है तो कम ब्लड भी जाएगा, कम ब्लड जाएगा तो कम ऑक्सीजन जाएगा, और उस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस होने का रिस्क है।
और फोर्थ है इसमें स्मोकिंग सिगरेट, यानी अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिगरेट जो होती है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है, तो इस कंडीशन से भी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। सिम्टम्स क्या कौन कौन से होते हैं। पेन इन चेस्ट यानी सीने में बहुत तेज़ दर्द होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस फूलेगी। वीकनेस यानी कमज़ोरी रहेगा। स्वेटिंग यानी पसीना आएगा। और बर्निंग इन चेस्ट यानी सीने में जलन टाइप का फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स हमको एंजाइना पेक्टोरिस में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं कि इसको अगर हमको दवा के बिना मैनेज करना है तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें पहला है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जनरली हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जा रही थी, जिसकी वजह से ये कंडीशंस हमको देखने के लिए मिल रहा था। तो अगर हम स्मोकिंग ही बंद कर दें तो ये इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लें, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को अगर हम नॉर्मल कर लें तो उस कंडीशन से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है अवॉइड हैवी मील्स, यानी भारी भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हैवी मील्स खा रहे हैं जैसे ऑयली फूड्स वगैरह ज़्यादातर, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में भी फ़ैट का डिपोजिशन होगा और ये सारी दिक्कतें हमको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है अवॉइड एल्कोहल कंजम्पशन। एल्कोहल के कंजम्पशन से हमने क्या देखा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। तो अगर आर्टरीज पतली हो जा रही हैं तो ब्लड फ्लो भी कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा। उस कंडीशन में हमको एंजाइना पेक्टोरिस देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड करते हैं तो हम एंजाइना पेक्टोरिस से को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेस, यानी अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करें तो हम एंजाइना पेक्टोरिस को भी मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट है कंट्रोल बॉडी वेट, यानी अगर हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, तो उस कंडीशन में भी हम एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में हम देखेंगे, डिसऑर्डर के बारे में, ये है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया जैसे हमने हाइपरटेंशन देखा तो उसमें क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, यानी हाइपरटेंशन के केस में क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। हाइपरलिपिडेमिया के केस में क्या होगा, फैट का कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। फैट का कंटेंट जो वसा है, फैट है, वो हमारे ब्लड में बढ़ जाने की वजह से जो कंडीशन डेवलप होता है उसे हम हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है हाइपरलिपिडेमिया इज़ अ कंडीशन इन विच लेवल ऑफ फैट या लिपिड इंक्रीजेज इन ब्लड, यानी जो वसा होती है, जो लिपिड होता है, उसका कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया इज़ ऑल्सो नोन एज हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी हाइपरलिपिडेमिया को हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ कॉज्ड बाय पुअर लाइफस्टाइल लाइक पुअर डाइट एंड नो फिज़िकल एक्टिविटी, यानी ये जनरली किस वजह से होता है, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, यानी पुअर डाइट की वजह से। अगर हम अपने डाइट में ज़्यादातर जंक फूड्स खा रहे हैं, कुछ ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। और उसके साथ ही अगर हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी में फ़ैट का डिपोजिशन बढ़ता जाएगा और वो फैट हमारे ब्लड में भी बढ़ेगा, तो उस कंडीशन से हाइपरलिपिडेमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में देखते हैं कि क्या कारण है हाइपरलिपिडेमिया होने के। तो इसमें सबसे पहला है ईटिंग फूड्स हाई इन फैट, यानी ऐसे फूड का सेवन हम कर रहे हैं जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है, वसा का कंटेंट उसमें ज़्यादा है, जैसे ऑयली फूड्स हो गए, जंक फूड्स हो गए, तो उसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हाइपरलिपिडेमिया भी हो सकता है। दूसरा है नो फिज़िकल एक्टिविटी, यानी अगर हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस खा के और लेटे हैं, बैठे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारे बॉडी का फ़ैट बढ़ेगा और बॉडी का फ़ैट बढ़ने के कारण
हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा है टू मच अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अल्कोहल के कंजम्पशन से भी मोटापा बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन हमारे ब्लड में होता रहता है, तो इस कंडीशन से भी हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी यानी मोटापापन। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसके बॉडी में फ़ैट का कंटेंट भी ज़्यादा होगा, और फैट का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट प्रेजेंट होगा, और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ते हाइपरलिपिडीमिया का केस डेवलप कर सकता है। और लास्ट है इसमें स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी हाइपरलिपिडीमिया होने के केसेस होते हैं। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण हमको इस केस में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है हाई ब्लड प्रेशर, यानी हमारे ब्लड में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हमारे आर्टरीज़ में फ़ैट का डिपॉजिशन होते रहेगा, और ये फ़ैट की वजह से इस आर्टरीज़ की वॉल पे प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरा है वेट गेन, यानी जो ज़्यादातर फ़ैट का इंटेक कर रहे हैं, जो व्यक्ति ज़्यादातर ऑयली फूड्स और सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका वेट गेन भी ज़्यादा होगा, उसकी बॉडी में फ़ैट का डिपॉजिशन भी ज़्यादा होगा, तो उसका वज़न भी बढ़ेगा। तीसरा है हेडेक। फोर्थ चेस्ट पेन, यानी चेस्ट में, सीने में दर्द होगा। एंड लैक ऑफ स्लीप, यानी उसको नींद नहीं आएगी। ये सारे सिम्टम्स हमको हाइपरलिपिडीमिया के केस में देखने के लिए मिलते हैं। और नेक्स्ट है इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कि इसको दवा के बिना कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखते हैं, तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है क्विट स्मोकिंग, यानी अगर हम स्मोकिंग छोड़ दें तो भी इस कंडीशन से हम बच सकते हैं। तीसरा है अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन। जैसा हमने इसकी इटियोलॉजी में देखा कि अल्कोहल कंजम्पशन से भी हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस हैं, तो अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड कर दें तभी हम हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल बॉडी वेट, यानी अगर हम अपने बॉडी वेट को या अपने बॉडी सरफेस एरिया को अगर हम कंट्रोल करें, नॉर्मल रखें, तो उस केस में भी हम हाइपरलिपिडीमिया को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईट हेल्दी डाइट, यानी अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, जिससे आपकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी बनी रहेगी। और सिक्स्थ है कंट्रोल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, तो इससे इस हाइपरलिपिडीमिया के केस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।